इकागाई चैप्टर 3 लोगोथेरेपी से इकागाई तक अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। लोगोथेरेपी यानी क्या? एक बार विक्टर फ्रैंकल के एक सहयोगी ने एक वाक्य में उनके साइकोलॉजी स्कूल की परिभाषा पूछी तो उन्होंने अपनी राय कुछ इस प्रकार बयान की। लोगोथेरेपी में मरीज सीधा बैठता है और ऐसी बातें सुननी होती हैं जिन्हें कई अवसरों पर सुनना मुश्किल होता है। फिर सहयोगी ने साइको एनालिस्ट के बारे में अपनी राय कुछ इस प्रकार से बयान की। साइको एनालिस्ट में मरीज काउच पर लेटा हुआ होता है और कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता है जो किसी और समय बोलना इतना आसान नहीं होता। फ्रैंकल ने अपने मरीजों से पूछे जाने वाले सवाल के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछते हैं, आपने आज तक आत्महत्या क्यों नहीं की? इससे मरीज को जीने के लिए कोई ना कोई अच्छी वजह मिल ही जाती है और वह उस उद्देश्य के साथ आनंद से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। फिर लोगोथेरेपी क्या करती है? इसका जवाब एकदम स्पष्ट है। वह आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन का अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलने और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। जीने का उद्देश्य। वियना क्लिनिक में फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। उन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें से 80% लोग मानते थे कि उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई उद्देश्य है और 60% लोगों ने यह माना कि उनके जीवन में कम से कम एक चीज़ तो ऐसी जिसके लिए वे मरने के लिए तैयार हैं। जीवन के असली अर्थ की खोज में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना ही फ्रैंकल के जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया। लोगोथेरेपी को अगर संक्षिप्त में बताना है तो उसे नीचे दिए गए 5 बिंदुओं में बताया जा सकता है। लोगों को उनके जीवन में खालीपन, चिंता और निराशा का एहसास होता है। थेरेपिस्ट उन्हें यकीन दिलाता है कि इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन को उद्देश्य जानने का तीव्र इच्छा हो रही है। मरीज को उसके जीवन को उद्देश्य मिल जाता है। खासकर निराशा के समय मरीज अपनी मर्जी से उस उद्देश्य का चयन करता है या उसे नकारता है। उसे मिले इस नए उद्देश्य की मदद से वह समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है और नई विचारधारा और सकारात्मक नजरिए से जीवन जीने लगता है। फ्रैंकल का अपने खुद के सिद्धांतों के साथ जीने के लिए और समय आया तो मरने के लिए भी तैयार थे। अस्तित्व में जब वह एक कैद में थे तो उन्होंने अपने अनुभव से एक बात जानी। उन्होंने जाना कि आप लोगों से हर एक चीज़ छीन सकते हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति को किस नज़रिए से देखना है और उसको किस भावना के साथ सामना करना है, यह आज़ादी आप किसी से कभी भी नहीं छीन सकते। ये सभी बातें उन्होंने खुद अपने अनुभव से जानी और बिना किसी की मदद से खुद समस्याओं को सामने भी किया। इसी चीज़ से उन्हें जीवन भर प्रेरणा मिली। साइको एनालिसिस और लोगोथेरेपी में मुख्य अंतर। साइको एनालिसिस व्यक्ति मरीज की तरह काउच पर लेटा हुआ होता है। लोगोथेरेपी मरीज थेरेपिस्ट की ओर मुंह करके बैठता है जो उसे बिना किसी नतीजे पर पहुंचते गाइड करता रहता है। भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। लोगोथेरेपी भविष्य के बारे में सोचा जाता है। साइको एनालिसिस न्यूरोसिस का विश्लेषण किया जाता है। लोगोथेरेपी मरीज के न्यूरोसिस का अध्ययन नहीं किया जाता। साइको एनालिसिस आनंद पाने की ओर ज़्यादा ध्यान होता है। लोगोथेरेपी जीवन का उद्देश्य और सार्थकता ढूंढना ही मुख्य उद्देश्य है। साइको एनालिसिस साइकोलॉजी पर केंद्रित होता है। लोगोथेरेपी आध्यात्मिक पहलू शामिल किया जाता है। साइको एनालिसिस साइकोलॉजी न्यूरोसिस पर काम किया जाता है। लोगोथेरेपी न्यूजेनिक या असली अस्तित्व की खोज पर भी काम किया जाता है। साइको एनालिसिस मन की दुविधा, मूल प्रवृत्ति वाले आयाम की उत्पत्ति जानने का विश्लेषण किया जाता है। लोगोथेरेपी इस पर विचार किया जाता है कि दुविधाएं कब और कहाँ आध्यात्मिक पहलू से पैदा हुई। साइको एनालिसिस मरीज के सहज ज्ञान तथा सीमित रहता है। लोगोथेरेपी आध्यात्मिक वास्तविकताओं पर भी विचार किया जाता है। साइको एनालिसिस विश्वास मूल स्थान में नहीं होता। लोगोथेरेपी विश्वास की इस पूरी थेरेपी की नींव होती है।
साइको एनालिसिस समस्याओं में तालमेल बैठाकर मरीज को संतुष्ट बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लोगोथेरेपी मरीज को उसके जीवन को उद्देश्य और नैतिक सिद्धांतों को समझने में सहायता देने का प्रयास किया जाता है। अस्तित्व की लड़ाई। जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता या धुंधला होता है तो उसे अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रैकल इसे किसी साधारण निराशा के समान नहीं समझते। उनका मानना है कि इस निराशा में ऊर्जा होती है और नवनिर्माण की वजह बनती है, इसलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती, उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। इसकी मदद से वे एक नई संतुष्टि की अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। जब किसी इंसान को इस प्रकार की मदद की जरूरत होती है तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, साथ ही उसके अंदर की दुविधा को दूर करके उसे अपने लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। बैंस सर्च फॉर मीनिंग नामक किताब में फ्रैकल ने ऐसी कल्पना की है जिसे क्यों का जवाब मिल जाता है उसे कैसे का जवाब भी मिल जाता है। अपने अनुभव से फ्रैकल ऐसा मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया और हमें आगे क्या हासिल करना है, इसके बीच में अंतर होता है। वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। यह तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो हम आराम तलब और सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते, उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध आज के आधुनिक समाजों में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है वह करने की बजाय उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं। खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं। सिर्फ आर्थिक आज़ादी मिले इस भागदौड़ में वे अपने मन के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कभी कभी यह आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि आत्महत्या के विचार उनके मन में आते हैं। संडे न्यूरोसिस इसका ही एक प्रकार है। इतवार या छुट्टी के दिन लोगों के सामने कोई व्यवसाय कार्य या कोई दूसरा काम न होने की वजह से उन्हें सुबह उठते वक्त उद्देश्य नहीं मिलता। उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। आज मैं उठकर क्या करूँगा सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना पड़ता है। आज का दिन खुशी से कैसे बताएं, इस सवाल के जवाब को वे खोज करने लगते हैं। असल में वे लोग एक गाय की खोज करने लगते हैं। मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। वियना पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में फ्रैकल ने जब परीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि 55% लोग कुछ हद तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगोथेरेपी के हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन को उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत लेता है। फ्रैकल अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य की गति में परिवर्तित किया। जब वे अपने भूतकाल में जाकर देखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को उद्देश्य पूरा किया और इसके प्रति उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। सार्थ कहते हैं कि हम अपने जीवन को उद्देश्य बनाते नहीं हैं बल्कि उसे खोज कर निकालते हैं। हम में से हर एक के पास जीवन का उद्देश्य होता ही है और जीवन के हर पड़ाव पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं तो वैसी चीज़ें घटने लगती हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वह चीज़ हमसे अपने आप दूर हो जाती है। खुशमिजाज और जोशपूर्ण माहौल में निराशा और नकारात्मकता दूर हो जाती है। हम में से हर किसी के पास साधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं यह इस पर निर्भर नहीं करता कि हम किस परिस्थिति में, बल्कि इस पर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम फ्रैकल के लिए किए हुए परीक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य से हमें हमारे जीवन पर कैसा असर होता है। केस स्टडी 1 विक्टर फ्रैकल जर्मन प्रताड़ना शिविर में जो कैदी थे उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिक को यह पता चला कि जिन कैदियों को वहां से बाहर जाने के बाद बाहर के जगत में कुछ करना था उन लोगों के जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज़्यादा थी। फ्रैकल के बारे में भी यह बात सही साबित हुई। वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी कार्यशाला की तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला मरीज है। फ्रैकल को एक लक्ष्य हासिल करना था और जिसकी वजह से वह उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहाँ से बाहर आकर वह जो ऑस्विट्ज़ में आए तो उनके पास सभी बातें लिखित में थी और उन्हें उन बातों का प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब्त कर लिया गया तब वे सभी बातें फिर से लिखने के लिए तैयार थे। शायद यही वजह थी कि शिविर में हो रहे जुल्म वह सहजता से झेल पाए। इतना ही नहीं, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वह अपने आप को बचा पाए और
उनके जीवन का अर्थ प्राप्त हुआ। वे हर हाल में अपना अध्ययन जारी रखते थे और उससे संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थी उन्हें वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर रखते थे। केस स्टडी 2। अमेरिकी राजनीतिज्ञ उत्तरी अमेरिका में एक राजनयिक फ्रैकल से पुनः उपचार वहीं से प्रारंभ कराने आए थे जिसे कि उन्होंने 5 वर्ष पहले अमेरिका में लेना शुरू किया था। जब फ्रैकल ने उनसे पूछा कि पहली बार पर उन्होंने उपचार लेना क्यों शुरू किया था, तब राजनयिक ने बताया कि वह अपनी नौकरी और देश की परराष्ट्र नीतियों से नफरत करते हैं। उन्हें इन नीतियों का उन्हें पालन करना तथा करवाना पड़ता है। वह जिस अमेरिकी मनोविश्लेषक से वर्षों से उपचार करा रहे थे वह यही कहता है कि राजनयिक अपने पिताजी और उसी तरह अपनी सरकार तथा नौकरी के साथ जो दोनों पितृसत्तात्मक छवि का प्रतिनिधि हैं शांति कायम करें ताकि वैचारिक भिन्नता कम होती दिखे। फ्रैकल ने महज कुछ सत्रों के बाद उन्हें बताया कि उनकी परेशानी इस वजह से है कि वह कोई अगर करियर पकड़ना चाहते हैं और राजनयिक ने उस विचार को दिमाग में रखते हुए अपना उपचार पूरा किया। 5 वर्षों के बाद फ्रैकल को पूर्व राजनयिक ने बताया कि वह किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। वह किसी भी इलाज के बिना अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फ्रैकल की राय से में उन राजनयिक को वर्षों तक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कराने की जरूरत नहीं थी। असल में उन्हें मरीज समझने की भी जरूरत नहीं थी। वह तो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में थे। जब उनको उनके जीवन का असली मकसद मिला तो उन्हें अपने आप ही वह ज़्यादा आनंददायक और संतुष्ट जीवन जीने लगे। केस स्टडी 3। आत्महत्या की कोशिश करने वाली माँ। एक माँ जिसका 11 साल का लड़का दुनिया छोड़कर चला गया था फ्रैकल के क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए गई थी। उसका दूसरा लड़का जन्म से लकवाग्रस्त था और उसने उस बेटे के साथ अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का उद्देश्य और वह जिंदा रहना चाहता था। लेकिन अगर उसकी माँ ने उसे मार डाला तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस महिला ने अपनी यह समस्या चर्चा सत्र में सभी के सामने रखी। उसकी मदद करने के लिए फ्रैकल ने एक दूसरी महिला को स्टेज पर बुलाया और उसे ऐसी कल्पना करने के लिए कहा कि वह बूढ़ी हो चुकी है और जीवन के आखिरी सांस से गिन रही है। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ होने के बाद भी जीवन व्यर्थ हो गया। जब यही प्रयोग आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को अपने को मृत्युशैया पर पड़ा मानकर करने के लिए कहा गया तो उसे लगा कि उन दोनों बच्चों के लिए उससे भी जो मुमकिन था उसने किया। उसने अपने लकवाग्रस्त बच्चे को अच्छा जीवन दिया और उसे दयालु से समुचित रूप से खुशहाल व्यक्ति के रूप में बदल दिया। वह रोते हुए कहने लगी कि जहाँ तक मेरे सवाल है मैं शांतिपूर्वक अपने जीवन पर नजर डाल सकती हूँ जिसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि मेरा जीवन सार्थकता से भरा है और मैंने पूरी तरह जीने के लिए मेहनत की है। मैंने अपनी सर्वोत्कृष्ट कोशिशें खासकर अपने बेटे के लिए ही मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार अपने को मृत्युशैया पर पड़ा मानने की कल्पना और अतीत पर नजर डालने के लिए कहने से आत्महत्या की इच्छुक उस महिला को उसने जीवन का मकसद पता चला और वह एक ऐसा लक्ष्य भी मिला जिसके बारे में वह अभी सजग नहीं थी। केस स्टडी 4। दुख से पीड़ित डॉक्टर। एक बार एक बुजुर्ग डॉक्टर फ्रैकल से थेरेपी लेने के लिए आए। 2 साल पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था जिस वजह से वह काफ़ी दुखी थे और निराशा से बाहर आने के लिए कोई इलाज तलाशने वह आए थे। उन्हें कोई भी सलाह देने और यह जानने से पहले कि उनके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं, फ्रैकल ने उनसे पूछा कि मान लो तुम्हारी पत्नी की जगह तुम्हारी मृत्यु हुई होती तो क्या होता। डॉक्टर ने घबराकर कहा कि उसकी पत्नी तो काफ़ी सीधी है, उसे काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ती, काफ़ी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती हैं। सुनकर फ्रैकल ने कहा, देखा डॉक्टर, आप कितने महान हो। आपने अपनी पत्नी को इन सभी तकलीफ़ों से बचाया। आप खुद दुख भुगत रहे हो लेकिन आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि उन्हें इन सभी से मुक्त किया। यह सुनकर वह डॉक्टर बिना कुछ बोले कुछ पल फ्रैकल का हाथ अपने हाथ में लिए रुके और चले गए, लेकिन उनकी आंखें बहुत बोल रही थी। वे अपनी पत्नी का गम सहने लायक हो गए। उनके जीवन को नया उद्देश्य मिला था। मोरिता थेरेपी। जिस दशक में लोगोथेरेपी की खोज हुई उस दशक में कुछ साल पहले जापान में शोभा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर एक थेरेपी को विकसित किया था। इसका उपयोग न्यूरोसिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी और ऑपरेशन का या इलाज के बाद आने वाली निराशा से लड़ने के लिए होता है। एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ शोभा मोरिता जैन बुद्धिस्ट भी थे। उनके
इलाज करने के तरीके ने जापान पर एक अनोखी आध्यात्मिकता छाप छोड़ी है। ज़्यादातर पश्चिमी मनोपचार में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है। उन्हें अपनी भावनाओं पर काम करने की या उन्हें काबू में रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जिस प्रकार की भावनाएं अपने मन में रखते हैं उसी प्रकार से सोचते हैं, कि जिस प्रकार की सोच रखते हैं वही चीज़ें हमारी क्रिया में भी व्यक्त होती हैं। इसके विपरीत मोरिता थेरेपी में भावनाओं को जानकर उनकी स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि भावनाएं हमारी क्रियाओं की दिशा होती है। अब हमारी जो भावनाएं हैं उन्हें स्वीकार करने के साथ साथ नई भावनाओं का निर्माण करने की कला भी सिखाई जाती है। मोरिता के हिसाब से यह कला अनुभव से और कोशिशों से हासिल की जा सकती है। मोरिता थेरेपी में किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज करने की सलाह नहीं दी जाती, उल्टा इसमें हमारी इच्छा, आकांक्षाओं, डरों, निराशाओं व चिंताओं आदि सभी भावनाओं का स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। मोरिता थेरेपी एंड द टू नेचर ऑफ एंग्जाइटी बेस्ड डिसऑर्डर नामक किताब में मोरिता लिखते हैं कि आपकी भावनाओं के बारे में समृद्ध होना चाहिए। मोरिता नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने की संकल्पना के बारे में एक कथा के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। वह कहते हैं, समझो किसी गधे की को एक खंभे से बांध कर रखा जाए तो वह अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता है। उस कोशिश में वह खंभे के ही गोल गोल चक्कर काटने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने लंबी यात्रा की है। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही उसके खंभे से नाता और गहरा होता जाता है। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। वह जब अपने सनक भरे विचारों से दूर भागने की कोशिश करता है उतना वह उन विचारों से और जुड़ता जाता है। मोरिता इलाज पद्धति के मूल सिद्धांत: अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आपको किसी काम के बारे में सनक भरे विचार आ रहे हों, यानी वे विचार आप पर हावी हो गए हों, तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करें या उनसे भागने की कोशिश भी नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वे विचार आपको और भी गहरे होते जाएंगे। इंसान भावनाओं के बारे में बताते हुए जेन मास्टर कहते हैं कि अगर आप समंदर की एक लहर को दूसरी लहर से तोड़ने जाओगे तो समुद्र गहराई में कहीं खो जाओगे। हम कोई भी भावना गढ़ नहीं सकते, वह तो अपने आप भी निर्मित होती हैं। हमें तो सिर्फ उसका स्वीकार करना होता है, उसका स्वागत करना होता है। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, हम उनका अंदाजा नहीं लगा सकते, बस उनको बदलते देख सकते हैं। इस बारे में बताते हुए वियतनामी संत तिक न्यात हन की एक पंक्ति याद दिलाते हैं। उस पंक्ति में तिक नियात हन अपने अकेलेपन से बात करते हुए कहते हैं कि आज तुम कैसे हो, चलो दोनों साथ में बैठते हो और मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। जो कर रहे हैं वही करें। लक्षणों को नज़रअंदाज किए बगैर आप जो कर रहे हो वह करते रहें, क्योंकि इलाज पद्धति अपना काम करती रहेगी। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते रहना है। अगर परिस्थिति को स्वीकार करने से तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ पर ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक या बौद्धिक बहाने नहीं तलाशें। इलाजकर्ता का काम इतना ही होता है कि वह मरीज को परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करे। मोरिता इलाज में कभी भी लोगों को वजह ढूंढने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाता, उल्टा उन्हें उनकी क्रियाओं से और अनुभव से सीखने की छूट दी जाती है। पश्चिमी मनोचिकित्सा में जिस प्रकार से डायरी लिखकर टिप्पणियां करने की सलाह दी जाती है, वैसे कोई सलाहें यहाँ नहीं दी जाती। उल्टा अपने अनुभव के आधार पर लोग उसे खुद उजागर करें, ऐसी सलाह दी जाती है। अपने जीवन उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं पर भले ही नियंत्रण नहीं पा सकें, लेकिन अपनी दिनचर्या पर काबू जरूर पा सकते हैं। इसलिए हमारे पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और मोरिता मंत्र का पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं क्या करूँ, ऐसे सवालों के जवाब में हम अपने अंदर ही मिलते हैं। बस उन्हें खोजने और अपने अंदर की एक इकाई ढूंढने की तैयारी चाहिए। मोरिता थेरेपी के 4 पड़ाव। मोरिता थेरेपी लगभग 15 से 21 दिन तक चलती है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। नंबर 1, अलग रहना और आराम। 5 से 7 दिन। पहले हफ्ते में मरीज को एक कमरे में आराम करने के लिए भेजा जाता है और बाहरी जगत की चीज़ों से अलग रखा जाता है। टीवी, किताबें, दोस्त, इन सभी से उनका संपर्क तोड़ा जाता है। मरीज ज़्यादातर समय सोया हुआ रहता है। इस बीच इलाज करने वाले व्यक्ति उसे कई बार मिलने जाता है, हालांकि वह भी उससे मिलना टालता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। 7 दिनों में कुछ भी नहीं करने की वजह से मरीज काफ़ी परेशान होता जाता है और कुछ भी करने के लिए उतावला हो जाता है, जिसके बाद उसे चिकित्सा के अगले चरण में भेजा जाता है। नंबर 2, हल्का पेशेवराना प्रशिक्षण। 5 से 7 दिन।
इस चरण में मरीज शांत माहौल में कामों को दोहराता है। ऐसे कामों में से एक के तहत उसे डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखने को भी कहा जाता है। मरीज एक हफ्ते तक एकाकी जीवन बिताने के बाद बाहर निकलता है, कुदरती माहौल में टहलता है, श्वसन संबंधी व्यायाम करता है, वह बागवानी, चित्रकला या पेंटिंग जैसे हल्के फुल्के कार्य करता है। इस दौरान उपचारकर्ता के अलावा और किसी को भी मरीज के साथ बात करने की अनुमति नहीं होती। नंबर 3, पेशेवराना थेरेपी 5 से 7 दिन। इस दौरान मरीज को शारीरिक गतिविधियां वाले काम दिए जाते हैं। डॉक्टर मरीता अपने मरीज को पहाड़ पर लेकर जाते हैं और उसे पेड़ काटने जैसा काम करवाते हैं। इसके साथ ही लिखना, पेंटिंग या सिरामिक बर्तन बनाना जैसे काम भी बताए जाते हैं। इस चरण में मरीज संबंधित लोगों के साथ केवल काम के बारे में बातचीत कर सकता है। सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जोड़ना, इस पड़ाव में मरीज अस्पताल छोड़ देता है और उसे सामाजिक जीवन में फिर से प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद भी व्यक्ति थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद है, दुनिया को एक नया और ऐसा विकसित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का कोई उद्देश्य है। एक इंसान जो किसी भी सामाजिक या मानसिक दबाव में आए बिना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करता है। नाइकन ध्यान पद्धति। जैन मास्टर मोरितो इस आत्म परीक्षण से संबंधित ध्यान पद्धति नाइकन के अभ्यासक हैं। उनकी पूरी इलाज प्रक्रिया इसी कार्यप्रणाली और ज्ञान पर आधारित है। उनके हिसाब से हर एक को अपने आपसे 3 मूलभूत सवाल पूछने चाहिए। मुझे किसी इंसान से क्या मिलता है? मैंने उस इंसान को क्या दिया? मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ हुई? इन सवालों को पूछने के बाद किसी इंसान की वजह से हमें जो तकलीफ होती रहती है वह अपने आप कम हो जाती है। सामने वाले इंसान को दोषी महसूस नहीं होने पर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मोरिता कहते हैं, अगर आप गुस्से में हो और आपका झगड़ा करने का मन कर रहा है तो 3 दिन रुकें और फिर झगड़े की शुरुआत करें। झगड़े की तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी। और अब इकिगाई लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी, ये दोनों आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मार्गदर्शक या आध्यात्मिक शिविर की आवश्यकता नहीं होती। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। वह एक बार यह लड़ाई आपने जीती और आपको अपना इकिगाई पक्का हो गया तो सिर्फ साहस के साथ रास्ते पर चलने की जरूरत होती है। आगामी अध्यायों में एक सफर रास्ते पर चलने के लिए लगने वाले मूलभूत साधनों की जानकारी लेने वाले आपको इस मार्ग पर चलने की जरूरत होती है। आपने जिस कार्य का अनुभव किया उसी प्रति आपके मन में आस्था हो, आपका आहार सही हो, आपका कम मात्रा में ही सही लेकिन रोज व्यायाम करते हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानकर उनका सामना करना ही आपकी तैयारी हो, तो इस विश्व में परिवर्तन और विकास के कई मौके उपलब्ध होते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाते हैं। आपको जिस काम करने की प्रेरणा मिलती है उस काम में आपने आपको झोंकने के लिए तैयार हैं क्या? यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है।